हेलो बच्चों, सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं मसूद आलम क्लास 10th के लिए फिजिक्स में आज पढ़ाऊंगा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और उसमें प्रतिबिंब का बनना, कन्वेक्स मिरर में, कॉन्केव मिरर में, यानी कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इन सारी चीज़ों में प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस किस सिचुएशन में क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है। चूँकि अब हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, नेत्र मतलब आँख, आँख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आँख के बारे में क्यों पढ़ेंगे? आप कहोगे कि सर ये बायोलॉजी का चैप्टर होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। तो बच्चों, ह्यूमन बॉडी का ये पार्ट जिसको हम लोग आँख कहते हैं, ये प्रकाश के फंक्शन पे काम करता है, प्रकाश के ऊपर काम करता है। प्रकाश के बिना आँख का फंक्शन लगभग थम सा जाता है या बहुत ख़त्म हो जाता है। प्रकाश के बिना तो थम सा जाता है। तो ये एक प्रकाशिकी का विषय है, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग लाइट या उससे संबंधित चीज़ों की स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। ये विज्ञान नहीं, ये फिजिक्स का एक ब्रांच है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा कुछ खास उद्देश्य है, जैसे मानव नेत्र की संरचना और उसके प्रमुख भागों को समझना, नेत्र में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को समझना कि नेत्र के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनता है, या हमें कोई चीज़ कैसे दिखाई देती है, हम किसी भी वस्तु को आसानी से कैसे देख पाते हैं, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो समंजन जिसको एकोमोडेशन कहते हैं। और ह्यूमन आई में कुछ विज़न डिफेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। आँखों में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ दोष होते हैं। बीमारियां नहीं, ये कुछ अलग चीज़ है, बीमारियां भी अलग चीज़ होती हैं, और उसको सिंपल हम लोग चश्मे से, लेंस के द्वारा शट आउट कर लेते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। केवल उनके बारे में पढ़ेंगे, चूँकि आँखों में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। केवल ऐसे दोष जिसमें छोटे से बदलाव, यानी कि चश्मा लगा देने पे वो प्रॉब्लम शट आउट हो जाए, केवल उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हम कहते हैं, मुख्य रूप से इन दो दोषों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, और वर्ण विक्षेपण कहते किसे हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, जैसे तारे टिमटिमाते हुए क्यों नज़र आते हैं, आकाश का रंग ब्लू क्यों दिखता है, डूबता हुआ सूरज या उगता हुआ सूरज लाल क्यों दिखता है, ये सारे जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं जो हमारे आँखों से दिखते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे इस चैप्टर में कवर होंगी। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो हम लोग इसके लिए 2 या 3 वीडियोस बनाएंगे। आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र क्या है इसको तो हम लोग जानते हैं, ये कार्य कैसे करता है, और दृष्टि कैसे होती है, हम लोग चीज़ों को देखते कैसे हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है, और मस्तिष्क हमारे दिमाग तक संदेश कैसे पहुंचता है। कि देखिए, शरीर के अंदर होने वाली हर चीज़ों के बारे में हमारा माइंड कंट्रोल करता है। जैसे अगर यहाँ पे सुई चुभोई जाए तो हम तुरंत हाथ हटा लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला यहाँ का सेल माइंड को मैसेज दिया और माइंड ने ऑर्डर दिया कि जल्दी से हाथ हटाओ। ये सब काम बहुत ही कम समय में होता है और हम लोग आसानी से उस चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। इसी तरह जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो आँख से देखते हैं, यानी आँख के अंदर जब लाइट जाती है तो उसका सेंसेशन दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग समझ पाता है कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं। इसका डिटेल्स हम बाद में समझेंगे। तो चलिए, नेत्र का मुख्य कार्य क्या है।
नेत्र का काम है प्रकाश को ग्रहण करके, जैसे लाइट कहीं से आ रही है और आकर मेरे आँख के अंदर या आप सभी के आँख के अंदर घुसेगी, तो आँख का काम हुआ प्रकाश को ग्रहण कर लेना, यानी लाइट को अंदर ले लेना, और वस्तु की छवि रेटिना पे बनाना। आँख के अंदर एक जगह है जिसका नाम रेटिना रखा गया है। उस रेटिना, चूँकि हिंदी में भी रेटिना ही हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में भी रेटिना ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका हिंदी नाम क्या है, इंग्लिश नाम क्या है, या फिर हिंदी नाम कोई विशेष होगा भी तो आप रेटिना लिखोगे तो भी काम चल जाएगा आपका, ओके। तो जैसे अगर किसी पेन को या किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो इसका मतलब एक ही है, बड़ा सिंपल सा मतलब है कि उस वस्तु से एक लाइट निकली है, उस वस्तु से एक लाइट ऐसे निकली है और निकलने के बाद किसी के आँख पे जाके पड़ी है, और आँख पे जाने के बाद कहीं पे जाके उसका इमेज बन गया है, और जहाँ इमेज बना है वहाँ रेटिना है, यानी कि रेटिना के ऊपर इमेज बना है। और रेटिना पे कौन सा इमेज बना है, रेटिना का अपना काम है कि वो माइंड तक मैसेज भेज देगा। अगर इस पूरे सिस्टम में ये पूरा जो एक क्रम है, अगर किसी भी क्रम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, या तो किसी वस्तु से लाइट निकलती ही नहीं है, निकलने का मतलब हमेशा उत्सर्जन होना नहीं होता है, निकलने का एक और तरीका होता है परावर्तन होके निकलना। जैसे ये वस्तु कोई रखी हुई है, ये वस्तु कोई रखी हुई है, तो लाइट इधर सूरज से आके या कहीं से आके लाइट गिरी और ये रिफ्लेक्ट होके गई बहुत सारी लाइट्स, तो ये भी अगर हमारे आँख पे जाके गिरेगी और इसका इमेज कहीं बनेगा तो भी ये वस्तु हमें आसानी से दिखाई देगी। ज़रूरी नहीं कि हर वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित ही हो। ये क्लियर हो गया बच्चों। तो हम यहाँ पे नेत्र का मुख्य कार्य समझ रहे थे कि किसी भी वस्तु से लाइट निकलेगी, निकलने हम बार बार बोल रहे हैं, आप माइंड में वही लोगे, परावर्तन समझ लोगे उसको। तो लाइट निकलने के बाद हर एक दिशा में बट जाती है। जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, हर तरफ यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ से इस पे लाइट जब आके गिरी तो किधर किधर लौटी, हर तरफ, ठीक है, लौटी। अब हो सकता है कि इसकी कुछ लाइट एक व्यक्ति के आँख पे जाके पड़े, कुछ लाइट दूसरे व्यक्ति के, कुछ लाइट तीसरे व्यक्ति के आँख पे जाके गिरे, और जिसके जिसके आँख पे इससे निकली हुई लाइट जाके गिरेगी सबको ये वस्तु दिखाई देगी। क्या हो अगर इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकले ही ना? आंसर है ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्या हो अगर लाइट तो निकले लेकिन रास्ते में एक रुकावट आ जाए, रास्ते में एक ऐसी दीवार आ जाए बीच में जिसकी वजह से लाइट जो है वो आँख पे पहुँच ना पाए। लाइट तो ऑब्जेक्ट से निकली लेकिन आँख तक पहुँची नहीं। ऐसे केस में भी क्या होगा कि मनुष्य को ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी। जैसे इसी वजह से हम लोग दीवार के पीछे की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि लाइट, दीवार के पीछे के वस्तुओं से लाइट तो निकल रही है रिफ्लेक्ट होकर, लेकिन हमारे आँख तक पहुँच नहीं पा रही है। क्योंकि लाइट में एक खूबी होती है कि लाइट हमेशा सीधी चलती है, जब तक कि उस पर विशेष कुछ अप्लाई न किया जाए। या तो हम ऑप्टिकल फाइबर की वजह से घुमा सकते हैं या मिरर से रिफ्लेक्शन करके घुमा सकते हैं, अन्यथा लाइट हमेशा सीधी चलेगी। फिर चलो आँख पे तो पड़ गई लाइट, कोई रुकावट नहीं मिली, आँख पे पड़ गई। किसी कारण ये इमेज जो रेटिना पे बनना चाहिए वो रेटिना पे न बन के रेटिना के पहले ही बन गया। आंसर है इस केस में भी आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आगे फिर से काम आने वाली हैं। इन्हीं सब चीज़ों को फिर से हम पढ़ने वाले हैं। क्या हो अगर रेटिना से दूर जाके बनने का कोशिश करें? इमेज बनने वाला है यहाँ पे, लेकिन बीच में ही रेटिना आ गया, इमेज बन नहीं पाया सही से, वस्तु दिखाई नहीं देगी आपको, या फिर स्पष्ट दिखाई नहीं देगी आपको। चलो सब कुछ सही रहा, लाइट आई भी और रेटिना पे इमेज बन भी गया, यहाँ तक सब सही है। आगे क्या होता है? रेटिना जो मैसेज भेजता है माइंड को, ये मैसेज सही से भेज नहीं पाया।
आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आँख का जो सेल या जिसका काम है रेटिना को मैसेज भेजना, वो रेटिना को मैसेज सही नहीं भेज पाया, हम चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। तो ये सारे फंक्शन है, इसमें कहीं भी एक चूक हो गई, कहीं भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो हम चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ये हमारा पूरा फंक्शन काम करना चाहिए, तभी हम चीज़ों को स्पष्ट देख रहे हैं। हमारे नेत्र का मुख्य काम समझ में आ गया। मुख्य काम क्या है? लाइट को अपने अंदर लेना और रेटिना पे इमेज बना देना। ये घटना के लिए अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। वस्तु दूर हो तो क्या होगा, नज़दीक हो तो क्या होगा, ठीक है, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। दृष्टि की शुरुआत, प्रकाश कॉर्निया और पुतली से होकर नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। यहीं से हम लोग चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। प्रकाश कैसे अंदर घुसता है लाइट आँख के? तो कॉर्निया और पुतली से होते हुए। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? आँख के मुख्य भाग क्या क्या हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगले फिगर के माध्यम से। तीसरा जो है हम लास्ट वाला बताए थे, मस्तिष्क तक संदेश। रेटिना प्रकाश संवेदी कोशिकाएं संकेत बनाती हैं और वो संकेत हमारे माइंड तक जाता है। अगर वहाँ तक नहीं जा पाया तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। इस पे हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। जो हमारा सामान्य नेत्र होता है उसमें जो आँख पे के रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। चूँकि हम लोग प्रतिबिंब के नेचर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, यानी कि किसी भी पर्दे पे, स्क्रीन पे इमेज जो भी बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब ही होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी किसी स्क्रीन पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे रेटिना हमारा एक स्क्रीन की तरह कार्य कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बना हुआ प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यानी कि हम जो चीज़ों को देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे उल्टा बनता है, और फिर उल्टा बनने के बाद क्या होगा कि माइंड उसको फिर से उलट के सीधा करता है और हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र के प्रमुख भागों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो पहला है कॉर्निया, जिसको हम लोग कहते हैं। ये एक परत है, एक तरह की झिल्ली है जो आँख के ऊपर, यहाँ पे ऊपरी जो एक झिल्ली है, और ये ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है जिसको पारदर्शी झिल्ली कह सकते हैं। सारी लाइट इसको आसानी से पार कर सकती है। तो ये कॉर्निया है, ठीक है, ये बाहरी परत है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सबसे बाहरी परत है, ये वाली ये लेयर है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली इसको क्या कहेंगे? कॉर्निया, ठीक है। दूसरी होती है परितारिका, जिसको आइरिस कहते हैं। आइरिस का काम होता है, यहाँ देखिए ये छोटी सी चीज़ जो यहाँ दिख रही है, यहाँ पे और ऊपर में भी यहाँ पे, ठीक है, इसको आइरिस कहते हैं। यहाँ देखिए आइरिस, इसका काम होता है कि जो एक कॉर्निया के पास में एक होल है, वो कभी बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है। होल से जैसे पहले तो हमको एक लेयर झिल्ली मिलेगी जो पारदर्शी होगी, उस झिल्ली को सारी लाइट आसानी से पार कर जाएगी। लेकिन जैसे ही अंदर जाएगी लाइट तो हमारे आँख में जो काला वाला भाग होता है उसके अंदर एक छिद्र होता है, पतला सा होल होता है, और वो होल ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा हो सकता है। तो कब बड़ा करना है, कब छोटा करना है, जैसे कम लाइट वाली जगह पे जब हम जाएंगे, जहाँ पे थोड़ा अंधेरा टाइप का है या लाइट कम है, तो वहाँ पे वो होल जो है बड़ा हो जाएगा, जिससे ज़्यादा लाइट अंदर घुसेगी, हमें चीज़ें आसानी से दिखाई देंगी। और जब हम ज़्यादा लाइट वाली जगह पे जाएंगे, बहुत धूप में जाएंगे, तो हम ऐसे भी देखते हैं कि हम आँखों को ऐसे सिकुड़ा लेते हैं, या जब सामने से लाइट आती है तो आँखों को ऐसे सिकुड़ा लेते हैं। इसमें होता क्या है कि हम नहीं चाहते हैं कि लाइट मेरे आँख के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा घुसे, ठीक है, लिमिटेड हो। तो ये कंट्रोल कौन करता है? तो ये कंट्रोल करता है आइरिस, ठीक है।
और तीसरा है पुतली, जिसको पुपिल कहते हैं, जो इस होल के जिस छिद्र के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जो आँख के काले वाले भाग में बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पुपिल या पुतली। क्या कहते हैं? पुपिल या पुतली कहते हैं, ठीक है। और यही छिद्र से कंट्रोल होता है। इस छिद्र को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस करता है। क्लियर? उसके बाद होता है आई लेंस। आँख के अंदर एक लेंस होता है। ये जो फिगर दिख रहा है, ये जो चीज़ दिख रहा है, ये आई लेंस है। अब यहाँ पे कुछ सवाल बनते हैं। पहला सवाल आएगा कि आँख के अंदर जो लेंस होता है, जिसको आई लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं, वो कौन सा लेंस है? तो बच्चों, हम लोग सामान्यतः अभी दो प्रकार के लेंस को पढ़े हैं, क्योंकि जब हम 11th में जाएंगे, 12 में जाएंगे तो और भी तरह के लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग दो लेंस पढ़े, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस, ठीक है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे रेटिना पे इमेज जो बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है? तो आंसर है वास्तविक प्रतिबिंब बनने वाला है। तो किस लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? आंसर एकमात्र होगा उत्तल लेंस। केवल उत्तल लेंस में ही वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। इसलिए हमको याद रखने में यहाँ हेल्प मिलने वाला है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब हमारे रेटिना के ऊपर बनाएगा, ठीक है, नेत्र लेंस, ठीक है। इसका काम है रेटिना पे फोकस करना प्रकाश किरणों को। उसके बाद आता है सिलियरी मसल्स, है ना, या सिलियरी मांसपेशियां जिसको कहते हैं। इसका काम है लेंस को मोटा या पतला करना। लेंस जब मोटा होगा, जैसे लेंस यहाँ मोटा हो गया, ये मोटा हो गया, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वो थोड़ी कम हो जाएगी। फोकस दूरी क्या होगी? कम हो जाएगी। और लेंस जैसे पतला होगा, फोकस दूरी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तक फोकस दूरी चली गई। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? तो बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं किसी भी उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? तो आंसर है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु अनंत से लेकर फोकस तक हो। अनंत पे होगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बहुत छोटा होगा। वस्तु को हम क्या करेंगे? और आगे लाएंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के यानी 2f के बीच लाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। 2f पे लाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। 2f और f के बीच लाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इवन f पे लेके आएंगे तो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जैसे f और लेंस के बीच लाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब चाहते हैं तो हमेशा वस्तु को हमें अनंत और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। तो हमारा जो आई लेंस है, अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु हमारी इस फोकल लेंस से ज़्यादा दूरी पे होनी चाहिए, उससे कम दूरी पे नहीं। अब जैसे कोई दूर ऑब्जेक्ट रखा है तो ठीक है, वो फोकल लेंथ से ज़्यादा दूरी पे है, लेकिन अगर हम करीब से किसी वस्तु को देखते हैं, करीब से किताबें पढ़ते हैं, तो अब क्या होगा? अब फोकल लेंथ से उतना नज़दीक आ सकती है। तो इसके लिए क्या है हमारे आँख में कि सिलियरी मसल बनाया गया है। और ये सिलियरी मसल क्या करता है कि लेंस को मोटा कर देता है। जैसे लेंस मोटा होगा, फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। यानी अभी भी वस्तु को हम नज़दीक से देख रहे हैं, उसके बावजूद भी वो फोकल लेंथ से, फोकस दूरी से ज़्यादा दूरी पे है। तो ये इम्पोर्टेंस है इस सिलियरी मसल का, ठीक है। अगर ये सिलियरी मसल में प्रॉब्लम हो गया, हम अपना फोकल लेंथ नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो हमें चीज़ों को अलग अलग दूरी पे रखी हुई चीज़ों को देखना मुश्किल हो जाएगा। रेटिना का कार्य पहले समझा दिया गया है। ये वही जगह है जहाँ पे इमेज बनता है। ऑप्टिकल नर्व, दृष्टि तंत्रिका। ऑप्टिकल नर्व एक नर्व है जो मैसेज भेजती है, कहाँ तक? माइंड तक। रेटिना पे कौन सा इमेज बना हुआ है, उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, ये सारे मैसेज ऑप्टिकल नर्व जो है वो माइंड तक लेके जाती है। इससे हम छोटी चीज़ों, बड़ी चीज़ों को, अलग अलग कलर की चीज़ों को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, समझ पाते हैं। उसके बाद जलीय द्रव जो इसके बीच में भरा हुआ रहता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ये जिससे लाइट आसानी से एक पार से दूसरी तरफ जा सकती है,
ये होता है। तो ये फिगर है, आप फिगर बनाना सीख लेंगे और ये क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे नेत्र में छवि का निर्माण। जैसा कि हम अभी अभी पढ़े कि नेत्र के अंदर इमेज बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब बनता है, इसी के कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए हम उस प्रतिबिंब की स्टडी करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। कर्निया होते हुए या फिर पुपिल होते हुए, पुतली होते हुए प्रवेश करेगी। जैसे कोई वस्तु है, यहाँ से लाइट गई और आँख के अंदर प्रवेश की, उसके बाद वो जाएगी लेंस के पास। यहाँ पे उत्तल लेंस है, ये क्या करेगा, प्रकाश को, ऑब्जेक्ट को बेंड करेगा या लाइट को और एक इमेज बनाएगा। इमेज कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और कहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ये स्पेलिंग हिंदी में गलत लिखा हुआ है, रेटिना है ना, नेत्र लेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये प्रतिबिंब, तो ये उल्टा बनेगा। इसका पूरा यहाँ फंक्शन लिखा है। पुतली आवश्यक मात्रा में प्रकाश को अंदर आने देती है, उससे ज़्यादा प्रकाश अंदर नहीं आएगा। नेत्र लेंस अभिसारित करता है। अभिसारित करने का मतलब होता है कि एक जगह ऐसा इस तरह मोड़ता है कि एक जगह वो जाए। लेंस की फोकस दूरी बदलकर छवि को रेटिना पर स्पष्ट रखा जाता है। चूँकि लेंस से इमेज की दूरी यानी रेटिना की दूरी हमेशा फिक्स रहती है, वो न बढ़ेगी न घटेगी। तो भाई हमें क्या बदलना पड़ेगा, वस्तु तो जहाँ है वहाँ है ही, तो बस एक ही चीज़ बचता है, फोकल लेंथ, जिसको हमें बदलना पड़ेगा और जिसका काम फंक्शन पहले हम समझा चुके हैं। रेटिना पर बनी छवि वास्तविक, उल्टी और सामान्यतः छोटी होती है। रेटिना के प्रकाश संवेदी कोशिकाएं संकेतों को दृष्टि तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेजती है और सारे मैसेज हमारे माइंड को जाते हैं और चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम समझेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं समंजन, एकोमेंडेशन। और हमारे आँख में एक पावर होती है जिसको हम पावर ऑफ एकोमेंडेशन कहते हैं, जिससे हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। ये क्षमता क्या होती है, तो जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि लेंस जो है मोटा हो सकता है और पतला भी हो सकता है। तो ये लेंस को मोटा और पतला करने की जो हमारी क्षमता होती है, हमारे आँख की जो क्षमता होती है, इसी क्षमता को हम समंजस या फिर नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन अगर परिभाषा में लिखना होगा, आपके परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लेंस को मोटा पतला ना लिखकर आप लिखेंगे फोकस दूरी बदलने की क्षमता। आप लिखेंगे कि मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। दूर की वस्तु जब हमें देखनी है तो लेंस का वक्र कम हो जाता है, फोकस दूरी अधिक हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पतला लेंस यूज किए हैं। कौन सा लेंस यूज हुआ है, पतला सा, ठीक है, पतला सा यूज हुआ है। इससे क्या हो रहा है कि बहुत दूर से जो किरण आ रही है, इसका इमेज यहीं पे बन रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए, जब वस्तु नज़दीक आ गई तो लेंस को मोटा होना पड़ा और जिससे क्या हुआ, इमेज जहाँ बन रहा था वहीं बना। और ये कम से कम कितनी हो सकती है, तो आंसर है 25 सेंटीमीटर। इससे कम दूरी पे अगर कोई वस्तु को रखा जाता है जो स्वस्थ आई है, स्वस्थ आँख है, अगर 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को रखा जाए तो बिना आँख पे लोड पड़े हम चीज़ों को स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसमें एक टर्म दिया गया जिसका नाम रखा गया स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी।
स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी कि हम कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को आसानी से बिना आंख पे लोड दिए देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आंसर है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी प्रश्न को घुमा के दूसरे शब्दों में पूछा जाएगा जो हम यहाँ लिखे हैं। सामान्य युवा नेत्र का निकट बिंदु, यहाँ देखिए शब्द देखिए क्या यूज हुआ है, निकट बिंदु, जिसको हम लोग इंग्लिश में नियर पॉइंट कहते हैं। तो किसी भी स्वस्थ आई का आंख का जो निकट बिंदु होता है या नियरेस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर। इसका भी वही मतलब हुआ जिस पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके दूर बिंदु की बात आएगी कि अधिकतम कितनी दूर रखी हुई वस्तु को हम देख सकते हैं, तो आंसर है अनंत। किसी भी स्वस्थ आई का, स्वस्थ आंख का दूर बिंदु अनंत होता है। इसका एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से याद रखिएगा कि आंख में कोई चीज़ ऐसे सटा दिया जाए तो हमें क्लियर नहीं दिखेगी, लेकिन दूर का तारा, चांद, सूरज, ठीक है, हमें स्पष्ट दिखाई देता है। स्पष्ट दिखाई देने का ये मतलब नहीं हुआ कि आप उस पर चांद पे क्या है, चांद पे गड्ढे हैं, वो आप देख पाओ, ठीक है। उसके लिए भी अलग टर्म होता है कि आखिर वो चीज़ें हमें क्यों नहीं दिखाई देती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं दृष्टि दोष के टॉपिक पे। मुख्य दो दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ऐसे हम लोग 3 पढ़ते हैं, लेकिन इसको समझते हैं। दृष्टि दोष में पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में प्रॉब्लम, अच्छा इसको याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। कौन नहीं दिखाई देगी, दूर वाली। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। आप ये मत सोचना कि निकट दृष्टि दोष नाम है तो निकट वाली नहीं दिखाई देगी, नहीं, निकट वाली स्पष्ट दिखाई देगी, दूर वाली नहीं दिखाई देगी या स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो अब पहला सवाल उठता है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो इसका आंसर हो गया मानव नेत्र में का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूसरा पूछा जाएगा इसका कारण क्या है, तो नेत्र गोलक अपेक्षाकृत लंबा हो जाए या नेत्र लेंस की अभिसारी शक्ति अधिक हो जाना, ये इसका कारण है, ठीक है। और इससे होता क्या है, अगर ऐसा हो गया तो होगा क्या, दूर की वस्तु की छवि रेटिना के आगे बनती है, रेटिना के और पहले ही बन जाती है। इमेज रेटिना पे बनना चाहिए था लेकिन रेटिना पे ना बन के उसके पहले ही बन जाता है। और इस बात का हम डिस्कशन कर चुके थे कि रेटिना के पहले या बाद बनने पे चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। अब इसको सुधार करने के लिए क्या करना है, तो हमें कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग करना है। हम लेंस के पहले अवतल दर्पण लगा देंगे, यानी अवतल दर्पण से बना हुआ चश्मा का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो जो दूर वस्तु है उसका इमेज यहाँ नज़दीक बन जाएगा। अब इससे जो लाइट निकलेगी वो सही जगह पे पड़ेगी, स्पष्ट सही जगह पे पड़े, इसके लिए ही हम लोग चेकअप कराते हैं आँख को कि हमें जो अवतल दर्पण यूज़ करना, अवतल लेंस जो यूज़ करना है उसका पावर क्या होगा। पावर ऑफ लेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अब बात आएगी दूसरी, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जो है वो क्या है, दूर दृष्टि दोष बस उसका उल्टा, वैसा मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है जबकि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें होता क्या है, कारण छोटा हो जाना नेत्र गोलक, नेत्र लेंस की अभिसारी शक्ति कम हो जाना, ठीक है। वो लेंस जो है वो लाइट को अच्छी तरह से बेंड नहीं कर पाता है, घुमा नहीं पाता है, ठीक है। इसमें होगा क्या कि पास की रखी वस्तु रेटिना के पीछे बनने की प्रवृत्ति होती है। जैसे वस्तु यहाँ है,
इमेज यहाँ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ ना बन के और दूर जाके बन रहा है। तो हम पहले बताए थे या तो पहले बन जाए या दूर बन जाए, दोनों ही केस में हमें दिखाई नहीं देगा। अब इसका उपचार क्या है? तो इससे उपचार के लिए हम लोग उत्तल दर्पण से बना, कन्वेक्स मिरर से बना हुआ चश्मा यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा कि इसका इस तरफ फोकस सेट होगा कि इसका काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ बने, जिससे फिर से लाइट आए तो उसको वो क्या करे कि सही जगह पे यानी रेटिना पे ये इसका इमेज बना देगा। तो हम लोग दूरदृष्टि दोष के मुख्य दो चीज़ों को समझ लिए, जिसको क्या कहा गया, एक है दूरदृष्टि दोष और एक है निकट दृष्टि दोष। एक और बात करते हैं हम, इसको हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं, ठीक है, जिसको जरा दृष्टि दोष शायद हिंदी में कहा जाता है। ये जनरली एज बढ़ने के साथ होता है। सिलेरी मसल्स जो है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, ठीक है, और लेंस की जो लचक होती है, जिससे लेंस अपनी फोकल लेंथ यानी मोटा होके पतला होके अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता था सिलेरी मसल्स के हेल्प से, वो सब खत्म हो जाती है या कमज़ोर पड़ जाती हैं। अब क्या होगा कि चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। और हो सकता है कि इसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं, दोनों, दूर की भी वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, नज़दीक की भी वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे। तो इसके उपचार के लिए हम लोग ऐसा लेंस यूज़ करते हैं जिसमें दोनों तरह, ऐसा चश्मा यूज़ करते हैं जिसमें दोनों तरह के लेंस लगे हुए हों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों के दोनों। और अगर हम इसकी तुलना करें तो जो मायोपिया है, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देगी, हाइपरमेट्रोपिया में पास की वस्तु दिखाई देगी और इसमें समंजन क्षमता ही घट जाएगी। छवि रेटिना के आगे बनेगी, यहाँ रेटिना के पीछे बनेगी और निकट दृष्टि में कठिनाई होगी। सुधार के लिए अवतल लेंस यूज़ करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस यूज़ करेंगे और यहाँ पे दोनों में से कोई या फिर दोनों का मिक्सअप लेंस भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फिर परीक्षा के लिए कुछ खास जो महत्वपूर्ण बिंदु है, रेटिना पे बनने वाली छवि कैसी होगी, तो वास्तविक उल्टी और छोटी होगी। समंजन जो होगा वो क्या होगा, तो नेत्र की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को समंजन या समंजन क्षमता कहते हैं। मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ठीक है, या फिर इसके लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और एक बार फिर से यहाँ पे 1 पेज रिवीजन है। मानव नेत्र क्या है, एक तरह का प्राकृतिक कैमरा है। अच्छा याद रखिएगा, मानव नेत्र और जो कैमरा, चूँकि अभी हम लोग जो कैमरा यूज़ कर रहे हैं इसको डिजिटल कैमरा कहते हैं, इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग है। लेकिन इसके पहले हम लोग जो कैमरा यूज़ करते थे जिसमें रील होती थी, है ना, उसका फंक्शन और आँख का फंक्शन सब कुछ सेम होता था, सब कुछ। उसमें एक प्लेट लगी होती थी जहाँ पे इमेज बनता था आँख में। चूँकि हम लोग जब पढ़े थे तो वहाँ पे क्वेश्चन आता था कि मानव नेत्र और कैमरा में तुलना करें। चूँकि अब कैमरा सब का फॉर्मेट बदल गया है इसलिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आज भी कैमरा में लेंस होता है, ठीक है। और कौन सा लेंस होगा, तो वही होगा जो आँख में लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है। तो फिर से कॉर्निया, लेंस, समंजस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, इन सब चीज़ों को समझ के इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। और फिर अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म से अपवर्तन के बारे में, वर्ण विक्षेपण के बारे में, प्रकाश के विवर्तन के बारे में, और जो बताए थे कि आसमान का रंग ब्लू क्यों दिखाई देता है, इत्यादि इत्यादि। धन्यवाद।